वेलकम टू आवर चैनल द इकोनॉमिया। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो हमारी सीरीज चल रही थी वो क्लोज्ड इकोनॉमी के लिए चल रही थी और आज की जो क्लास है हमारी वो क्लोज्ड इकोनॉमी की क्लास नंबर 7 है। ठीक है, आज वाली क्लास के अंदर हमारा जो टॉपिक है, हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है ISLM मॉडल। ISLM मॉडल पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारे पास IS कर्व क्या होता है, LM कर्व क्या होता है और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। बच्चों, जो ISLM मॉडल है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे मार्क्स हमें ये कैप्चर करा देता है, इसलिए हमें ISLM मॉडल को पढ़ने के लिए IS का अलग पढ़ना पड़ेगा और LM का अलग पढ़ना पड़ेगा। दोनों को अच्छे से डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा। उसकी इक्वेशंस क्या होती है, उनकी डेरिवेशन किस तरीके से होती है, उनकी स्लोप क्या होती है, स्लोप को इम्पैक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, नेक्स्ट उसके बाद उनकी शिफ्टिंग किस तरीके से होती है। तो ये जो आज वाली क्लास के अंदर हम सिर्फ IS कर्व को डिस्कस करेंगे, राइट। लेकिन IS कर्व को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा ISLM मॉडल जो है उसका ओवरव्यू यानी कि इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। ठीक है, तो ISLM मॉडल जो है हमारे पास इस तरीके से आता है, दैट इज ISLM मॉडल। ठीक है, अब ये जो बच्चों मॉडल है ISLM मॉडल, ये शॉर्ट रन मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिस पे फॉर्म किया गया है। ठीक है, कब किस चीज के बेसिस पे? शॉर्ट रन मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिस पे इसे फॉर्म किया गया है। और ये जो सबसे पहले इसे इंट्रोड्यूस किया था जॉन हिक्स ने 1936 के अंदर। ठीक है, शॉर्ट टर्म मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिस पे फॉर्म किया गया है और सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था जॉन हिक्स ने 1936 के अंदर, राइट। ये तो हमें पता चल गया, राइट। नेक्स्ट आता है हमारे पास ISLM मॉडल है क्या बच्चों? जब किसी भी इकोनॉमी के अंदर किसी इकोनॉमी की गुड्स मार्केट और मनी मार्केट साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम पर आती हैं तो वहां पर हमारे पास क्या तैयार हो जाता है? ISLM मॉडल तैयार हो जाता है, जो कि हमें किसी इकोनॉमी के इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट को और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट को निकाल कर देता है, राइट। तो यहाँ पर ये जो IS कर्व है ये गुड्स मार्केट को कैप्चर करता है। किसे कैप्चर करता है? गुड्स मार्केट को। और जो LM कर्व है वो करता है मनी मार्केट को कैप्चर। ठीक है, अब इसका मतलब है कि IS कर्व जो है, IS कर्व के ऊपर हर पॉइंट क्या शो कर रहा है हमें? गुड्स मार्केट का इक्विलिब्रियम बता रहा है। ठीक है, IS कर्व के हर पॉइंट पर गुड्स मार्केट क्या रहती है? इक्विलिब्रियम पर रहती है। उसी तरीके से मनी मार्केट के LM कर्व के हर पॉइंट के ऊपर किसी भी इकोनॉमी की मनी मार्केट इक्विलिब्रियम पर रहती है, राइट। अब गुड्स मार्केट का मतलब होता है एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, राइट। और मनी मार्केट के इक्विलिब्रियम पर होने का मतलब होता है द मनी डिमांड इज इक्वल टू मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी, राइट। ये तो हो गया हमारे पास ISLM। अब ISLM मॉडल क्या है? जब किसी इकोनॉमी के अंदर गुड्स मार्केट और मनी मार्केट दोनों एक साथ इक्विलिब्रियम पर आ जाएंगी, यानी कि इकोनॉमी के अंदर एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जहां पर गुड्स मार्केट और मनी मार्केट दोनों एक साथ इक्विलिब्रियम पर हैं, तो वहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा? ISLM मॉडल तैयार हो जाएगा, राइट। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन हमें क्या निकाल कर देगा? इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट एंड इंटरेस्ट रेट, राइट। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास का जो टॉपिक है वो क्या है बच्चों? सिर्फ और सिर्फ IS कर्व की स्टार्टिंग जो है हम IS कर्व की डेरिवेशन से करेंगे, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले आती है डेरिवेशन ऑफ द IS कर्व। ठीक है, अब डेरिवेशन करने के लिए हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए IS कर्व की फुल फॉर्म क्या है, दैट इज इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व। अब जो IS कर्व है वो गुड्स मार्केट को कैप्चर करता है और IS कर्व क्या बताता है? इक्विलिब्रियम इन द गुड्स मार्केट। ठीक है, और गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम में कब रहती है? जब हमारे पास एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई होता है, राइट। ये होती है हमारे पास गुड्स मार्केट। इस कंडीशन में हमारी गुड्स मार्केट क्या रहती है? इक्विलिब्रियम पर रहती है, दैट इज एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। अब यहाँ पर हमारे पास एग्रीगेट डिमांड क्या आती है? दैट एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कैसे रहते हैं? ऑटोनोमस रहते हैं यहाँ पर। और नेट एक्सपोर्ट्स हम इंक्लूड करेंगे नहीं क्योंकि हमारे पास इकोनॉमी कौन सी है?
क्लोज्ड है, राइट। तो हमारे पास एग्रीगेट डिमांड क्या रहने वाली है, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अगर हमारे पास यही इकोनॉमी ओपन हो जाएगी तो हम यहाँ पर नेट एक्सपोर्ट्स को ऐड कर देंगे, राइट। लेकिन यहाँ पर हम अभी नहीं कर रहे हैं बिकॉज हम कौन सी इकोनॉमी के अंदर है, क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर है। क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर नेट एक्सपोर्ट्स इंक्लूड नहीं किए जाते, राइट। तो हमारे पास एग्रीगेट डिमांड जब आ गई तो यहाँ पर हमारे पास जो कंजप्शन होती थी, कंजप्शन क्या होती थी, दैट कंजप्शन इज इक्वल टू सी बार प्लस एमपीसी टाइम्स ऑफ डिस्पोजेबल इनकम, यही होती थी। अब यहाँ पर जो सी बार होता था वो तो ऑटोनोमस लेवल ऑफ कंजप्शन होता था, और जो स्मॉल सी होता था ये होता था हमारे पास एमपीसी, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, राइट। और डिस्पोजेबल इनकम क्या होती थी हमारे पास, डिस्पोजेबल इनकम होती थी YD is equals to the level of income minus lump sum taxes minus proportionate taxes plus transfer payment, जो कि कैसे होते थे, ऑटोनोमस होते थे, राइट। ये हमारे पास डिस्पोजेबल इनकम आती थी। अगर हम डिस्पोजेबल इनकम हमारे पास ये आई है तो हमारे पास टोटल कंजप्शन क्या बन गई, दैट कंजप्शन इज इक्वल टू सी बार प्लस एमपीसी टाइम्स ऑफ इनकम माइनस टैक्सेस माइनस प्रोपोर्शनेट टैक्सेस प्लस ट्रांसफर पेमेंट, राइट। ये हमारे पास कंजप्शन की वैल्यू हो गई। ये तो हम कंजप्शन की जगह पे रख सकते हैं, राइट। ये हमारे पास सी बार प्लस एमपीसी टाइम्स ऑफ इनकम माइनस lump sum taxes minus proportionate taxes plus transfer payment, right। अब ये इन्वेस्टमेंट क्या है बच्चों, यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट क्या है। दैट इन्वेस्टमेंट हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है, राइट। इन्वेस्टमेंट को हमें डिस्कस करना है। यहाँ पर कंजप्शन की वैल्यू हम पुट कर चुके हैं, हम इन्वेस्टमेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों। ये हो गई हमारे पास इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की इक्वेशन जो होती है वो होती है हमारे पास दैट आई बार दैट इज ऑटोनोमस लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस बी इंटू आई, राइट। अब ये तो हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट है। आई बार जो है हमारे पास ऑटोनोमस लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, और बी जो है दैट इज द रिस्पॉन्सिवनेस चेंज इन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट, ठीक है। यानी कि जो बी है वो क्या दिखा रहा है, वो रिस्पॉन्सिव चेंज दिखा रहा है इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज होगा हमारे इंटरेस्ट रेट के चेंज होने के कारण, राइट। और जो आई है ये क्या है, ये इंटरेस्ट रेट है, राइट। तो ये हो गया हमारे पास इन्वेस्टमेंट फंक्शन। इट मींस दैट जो नेगेटिव साइन यहाँ पर हमारे पास एक्सप्लेन निकल कर आया है, ये नेगेटिव साइन दिखा रहा है नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द इन्वेस्टमेंट, राइट। रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रेट और इन्वेस्टमेंट के बीच में कैसा रिलेशन दिखा रहा है, नेगेटिव रिलेशन दिखा रहा है। और बच्चों नेगेटिव रिलेशन ही तो होता है। देखो ना कि अगर मार्केट के अंदर इंटरेस्ट रेट कम हो जाए, अगर मार्केट के अंदर इंटरेस्ट रेट कम हो जाए तो उस केस में क्या होगा, जो फंड्स होंगे वो सस्ते मिलेंगे। अब जब फंड्स सस्ते मिलेंगे लोगों को तो लोग क्या करेंगे, फंड्स ज्यादा खरीदेंगे, यानी कि डिमांड ऑफ फंड्स बढ़ जाएगी। अब जब डिमांड ऑफ फंड्स बढ़ जाएगी तो वो इन्वेस्ट भी ज्यादा करेंगे, ठीक है। एंड वाइस वर्सा, अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो जाएगा तो फंड्स महंगे हो जाएंगे, लोग फंड्स कम खरीदेंगे तो इन्वेस्टमेंट भी कम होगी, राइट। तो इंटरेस्ट रेट और इन्वेस्टमेंट के बीच में नेगेटिव रिलेशन है। तो इसका जो कर्व निकल कर आता है हमारे पास, दैट इज इन्वेस्टमेंट, दिस इज इंटरेस्ट रेट, इट इज द नेगेटिव स्लोप, राइट। ये होता है हमारे पास इन्वेस्टमेंट फंक्शन। तो अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को हम इसके अंदर पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास आई बार माइनस बी आई, राइट। अब बच क्या गया, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो ऑटोनोमस है हमारे पास, इस दो मैसेजेस लिख सकते हैं, दैट इज जी बार, राइट। तो हमारे पास ये आ गई एग्रीगेट डिमांड। अब एग्रीगेट डिमांड को हम थोड़ा शॉर्ट आउट कर लें। यहाँ से हमें क्या चाहिए, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम चाहिए, राइट। चलो इसको शॉर्ट आउट करते हैं थोड़ा सा। दैट इज द एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी बार प्लस एमपीसी टाइम्स ऑफ इनकम माइनस एमपीसी टाइम्स ऑफ lump sum taxes minus MPC times of proportionate taxes plus MPC times of transfer payment plus I bar autonomous level of investment minus B times of I, ठीक है, plus
जी बार, राइट। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब ये इक्वेशन के अंदर जो ये बार बार वाले जितने भी कंपोनेंट्स हैं, ये बार वाले जितने भी कंपोनेंट्स हैं, ये क्या है? ऑटोनोमस कंपोनेंट्स हैं। ऑटोनोमस कंपोनेंट्स को हम क्या लिखते थे? ए बार लिखते थे, राइट। तो हमारे पास इक्वेशन आएगी दैट ए बार। अब एक ए बार के अंदर हमारे पास क्या क्या कवर हो जाएगा? ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया और ये चला गया, राइट। ए बार के अंदर हमने सारे के सारे ऑटोनोमस कंपोनेंट्स को इंक्लूड कर लिया, उसकी उन सब की जगह पे ए बार लिख दिया, दैट इज ऑटोनोमस कंपोनेंट्स, राइट। अब बच क्या गया हमारे पास? ये बच गया प्लस एमपीसी टाइम्स ऑफ इनकम माइनस एमपीसी टाइम्स ऑफ टीवाई, और उसके बाद बच गया हमारे पास माइनस बीआई, ठीक है। बस इतना ही बचेगा। तो ये क्या आ गई हमारे पास? एग्रीगेट डिमांड आ गई। एग्रीगेट डिमांड आने के बाद अब कोई भी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पर कब होती है? इक्विलिब्रियम पर होने का मतलब क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड जो है वो एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है, ठीक है। अब एग्रीगेट सप्लाई किसके बराबर होती है? हमारी इकोनॉमी के आउटपुट के बराबर होती है, यानी कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है। अब ये तो हमारे पास y हो गया, एग्रीगेट डिमांड की वैल्यू पुट कर सकते हैं हम, दैट इज a बार प्लस c टाइम्स ऑफ y माइनस c टाइम्स ऑफ ty माइनस b i, राइट। ये आ गई। अब यहां से हमें क्या निकालना है? y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू निकालने के लिए हम इनकी साइड चेंज कर सकते हैं। तो y ये उधर जाके क्या बन जाएगा? माइनस का बन जाएगा cy प्लस ये वाला प्लस का बन जाएगा एमपीसी टाइम्स ऑफ टी टाइम्स ऑफ y, और ये बच गया हमारे पास इज इक्वल्स टू a बार माइनस बी आई, ठीक है। अब यहां से हमने y को कॉमन निकाल सकते हैं, दैट y कॉमन आ गया तो हमारे पास 1 माइनस एमपीसी प्लस एमपीसी टाइम्स ऑफ टैक्स रेट, राइट, इज इक्वल टू a बार माइनस बी आई, राइट। अब यहां से y की वैल्यू क्या आएगी? y इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी प्लस एमपीसी टाइम्स ऑफ टैक्स रेट इनटू a बार माइनस बी आई, राइट। ये क्या आ गई हमारे पास? दिस इज द इक्वेशन ऑफ आईएस कर्व। अब इस इक्वेशन, इस वाली आईएस कर्व की इक्वेशन को हम और किस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों? देखो, क्या है हमारे पास? दैट y इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी प्लस एमपीसी टाइम्स इनटू टैक्स रेट इनटू a बार माइनस बी आई। बच्चों क्लास नंबर 2 मल्टीप्लायर याद करो। मल्टीप्लायर, दिस इज द गवर्नमेंट सेक्टर मल्टीप्लायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? गवर्नमेंट सेक्टर मल्टीप्लायर को किस चीज से डिनोट करते थे? दैट इज अल्फा जी, राइट। ये हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर मल्टीप्लायर ही तो तैयार होकर आया है, तो इसे हम अल्फा जी लिख सकते हैं इनटू में a बार माइनस बी आई। दिस इज नोन एज द इक्वेशन ऑफ आईएस कर्व, राइट। क्या आ गई हमारे पास? इक्वेशन आ गई किस चीज की? आईएस कर्व की इक्वेशन। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी ड्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन, राइट। तो यहां से हमारे पास आईएस कर्व की इक्वेशन क्या आई? दैट इज y is equal to alpha g into a bar minus b I, ठीक है। This is known as equation of IS curve, ठीक है। अब इक्वेशनली तो हमने इसको डिराइव कर लिया, लेकिन अब इसकी जो ड्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो किस तरीके से होगी? बच्चों देखो, यहाँ पर हमारे पास 3 क्वाड्रेंट बनने वाले हैं, एक इन्वेस्टमेंट के लिए, एक एडीएएस के लिए और तीसरा बनेगा आईएस के लिए, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास बनता है पहला क्वाड्रेंट, दैट इज द इन्वेस्टमेंट वाला। ये इन्वेस्टमेंट है, ये इंटरेस्ट रेट है, राइट। एक क्वाड्रेंट यहाँ पर बनेगा हमारे पास एडीएएस के लिए और ये बनेगा आईएस कर्व के लिए, राइट। यहाँ पर हमारे पास रहेगा आउटपुट लेवल, एग्रीगेट सप्लाई। ये वाली जो लाइन रहती है हमारे पास 45 डिग्री लाइन, ये क्या इक्वालिटी को शो करती है बिटवीन द एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड। तो यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, राइट। ये हमारे पास कंजप्शन फंक्शन आ गया हमारा।
कंजप्शन फंक्शन आ गया, और ये आ गया हमारे पास इन्वेस्टमेंट कर्व, राइट। ये इन्वेस्टमेंट कर्व क्या होता है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू आई बार माइनस बी आई, इन्वेस्टमेंट कर्व हो गया। अब ये जो ये वाला जो फंक्शन बना है, ये हमारे पास एग्रीगेट डिमांड बना है, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड है। इस वाले पॉइंट के ऊपर क्या रहेगा, दैट इज ए बार माइनस बी आई, दैट इज 1। जो इंटरेस्ट रेट है वो 1 रहने वाला है, और ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट रहेगा हमारी इकोनॉमी का, राइट। सपोज करो कि इनिशियली इंटरेस्ट रेट हमारा यहाँ पर था, ये हमारा I1 था, और इन्वेस्टमेंट लेवल हमारा ये था, ठीक है, I1, राइट। अगर इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी का डिक्रीज कर जाए, इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी का डिक्रीज कर जाए, तो हमारी लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है, ठीक है। ये हो गई I2 और ये हो गया I2। इंटरेस्ट रेट डिक्रीज कर गया, जब इंटरेस्ट रेट डिक्रीज करेगा तो एग्रीगेट डिमांड देखना किस तरीके से करेगी बिहेव। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट का एग्रीगेट डिमांड के साथ पॉजिटिव रिलेशन है, ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। ये हमारी एग्रीगेट डिमांड 1 थी, राइट, तो एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट होकर ऊपर चली जाएगी, क्योंकि अब इन्वेस्टमेंट बढ़ने के कारण एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो चुकी है, राइट। तो यहाँ पर हमारी एग्रीगेट डिमांड समथिंग इस तरीके से शिफ्ट हो गई, दैट इज AD2, और ये जो पॉइंट आएगा ये हमारा A बार माइनस BI2, क्योंकि हमारा ये जो सेकंड वाला इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, ये इनिशियल इंटरेस्ट रेट था, ये सेकंड इंटरेस्ट रेट है न्यू वाला, राइट। तो ये पॉइंट हमारा इस तरीके से आ जाएगा, राइट। अब जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम था वो यहाँ Y1 से शिफ्ट होकर कहाँ चला गया, Y2 पर चला गया, राइट। पहले इक्विलिब्रियम E1 था, अब इक्विलिब्रियम E2 हो चुका है इकोनॉमी के अंदर, राइट। ये तो इम्पैक्ट हुआ इंटरेस्ट रेट का, क्या इम्पैक्ट हुआ हमारी इकोनॉमी आउटपुट लेवल के ऊपर, राइट। लेकिन यहाँ से IS कर्व किस तरीके से आया, अब IS कर्व जो है बच्चों, IS कर्व क्या बता रहा है, हमारे आउटपुट और इंटरेस्ट रेट के बीच का रिलेशन बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर रहेगा इंटरेस्ट रेट, यहाँ रहेगा आउटपुट लेवल, राइट। अब इंटरेस्ट रेट डिक्रीज किया था, इंटरेस्ट रेट यहाँ था पहले हमारा I1 और ये था हमारा I2, ठीक है, ये वाला ये और ये दोनों इंटरेस्ट रेट हो गए, इंटरेस्ट रेट डिक्रीज कर गया, राइट। अब इस I1 वाले इंटरेस्ट रेट के ऊपर तो हमारी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इतना था, राइट, और I2 के ऊपर हमारा इक्विलिब्रियम लेवल इतना आया है, ठीक है। ये हमारा Y1 हो गया, ये हमारा Y2 हो गया, राइट। I1 के ऊपर लेवल ऑफ इनकम इतना था, I2 के ऊपर लेवल ऑफ इनकम इतना है, राइट। अब हमें दो पॉइंट कॉरेस्पॉन्डेंस पॉइंट मिल गए, एक E के, E1 के और एक E2 के। E1 के जो होगा वो A पॉइंट है, दैट इज पॉइंट A, और E2 के कॉरेस्पॉन्डिंग B पॉइंट है। By joining these two points, this is this, we get the IS curve. क्या बन गया हमें, IS curve, right? Which shows the negative relationship between the output level and the interest rate, right? मिल गया हमें IS curve। देखो जो हुआ क्या यहाँ पर, सिर्फ इतना हुआ कि इंटरेस्ट रेट कम हुआ, जब इंटरेस्ट रेट कम होगा, इंटरेस्ट रेट कम होने के कारण हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, और जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो हमारा एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट होके ऊपर चला जाएगा, और जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगी, ठीक है। इंटरेस्ट रेट कम हुआ था लेकिन इनकम बढ़ गई, यानी कि इंटरेस्ट रेट और इनकम के बीच में नेगेटिव रिलेशन है, जो कि क्या कौन सा कर्व बता रहा है हमें, IS कर्व, राइट। सो दैट इट शोज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द इंटरेस्ट रेट एंड द लेवल ऑफ आउटपुट इन एन इकोनॉमी, राइट। तो ये आ गया हमारा गुड्स मार्केट का इक्विलिब्रियम। अब इस पूरे के पूरे IS कर्व के ऊपर चाहे कोई सा भी पॉइंट ले लें, ये पॉइंट ले लें, ये ले लें, ये ले लें, इस पूरे के पूरे IS कर्व के ऊपर बच्चों हर पॉइंट के ऊपर हमारी गुड्स मार्केट कैसी है, इक्विलिब्रियम लेवल पर है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमारी गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम पर थी, ये हमें पॉइंट मिल गया, यहाँ इक्विलिब्रियम पर थी, ये पॉइंट मिल गया, कोई और पॉइंट किसी और इंटरसेक्शन से कोई और पॉइंट आएगा, तो सारे के सारे IS कर्व के जो पॉइंट आ रहे हैं वो हमारे गुड्स मार्केट के इक्विलिब्रियम से ही आ रहे हैं, ठीक है। तो IS कर्व के
सारे के सारे पॉइंट्स क्या बताते हैं, गुड्स मार्केट का इक्विलिब्रियम बताते हैं, ठीक है। और आईएस कर्व क्या एक्सप्लेन कर रहा है, दैट इज शोज द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द आउटपुट लेवल एंड द इंटरेस्ट रेट इन एन इकोनॉमी। अब बच्चों यहाँ पर एक कंफ्यूजन और है कि बच्चे यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट होता है वो कौन सा इंटरेस्ट रेट होता है, ये बोरोइंग वाला है कि लैंडिंग वाला है। बच्चों यहाँ पर जो इकोनॉमी का लिया जाता है ना इंटरेस्ट रेट, ये एवरेज इंटरेस्ट रेट लिया जाता है, क्योंकि जब भी इकोनॉमी के अंदर अगर बोरोइंग वाला इंक्रीज करेगा तो लैंडिंग वाला भी इंक्रीज करेगा, अगर बोरोइंग वाला डिक्रीज करेगा तो लैंडिंग वाला भी डिक्रीज करेगा। तो ये जो इंटरेस्ट रेट होता है ये एवरेज इंटरेस्ट रेट निकल कर आता है, ठीक है। तो ये कौन सा इंटरेस्ट रेट है, एवरेज इंटरेस्ट रेट है, और हमें आईएस कर्व मिल गया दैट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, राइट। तो ये हमारी ग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गई किस चीज की, आईएस कर्व की। नेक्स्ट हम मूव करते हैं स्लोप ऑफ द आईएस कर्व के ऊपर। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास स्लोप ऑफ द आईएस कर्व, ठीक है। सबसे पहले इक्वेशन क्या थी हमारे पास, दैट इक्वेशन थी हमारे पास y इज इक्वल टू अल्फा जी इंटू ए बार माइनस बी आई, ठीक है। ये इक्वेशन थी, और डायग्राम किस तरीके से था हमारे पास, ये इनकम था, ये इंटरेस्ट रेट था, ये हमारा आईएस कर्व था, ठीक है। ये हमारे पास डायग्राम आया है, ये इक्वेशन आया है, दोनों की डेरिवेशन हम कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमें निकालना है स्लोप। स्लोप किस तरीके से निकालेंगे, देखो बच्चों यहाँ पर y इज इक्वल टू अल्फा जी इंटू ए बार माइनस बी आई है, ठीक है। अल्फा जी को अंदर मल्टीप्लाई करें, अल्फा जी इंटू ए बार माइनस अल्फा जी इंटू बी आई, राइट। आई वाली टर्म को इधर लेकर आ जाए, y को उधर लेके चले जाते हैं, दैट अल्फा जी इंटू बी आई इज इक्वल टू अल्फा जी इंटू ए बार माइनस वाई, ठीक है। यहां पर सिर्फ i को छोड़ दो, बाकी सब नीचे लेके चले जाओ, दैट i इज इक्वल टू अल्फा जी इंटू ए बार अपॉन में अल्फा जी इंटू बी माइनस y अपॉन में क्या बच गया, ये अल्फा जी इंटू बी, राइट। अल्फा जी से अल्फा जी कट गया, तो i इज इक्वल टू, i क्या है हमारे पास, i इज इक्वल टू a बार, अल्फा जी तो कट चुका था तो b बच गया यहाँ पर सिर्फ, माइनस y अपॉन में अल्फा g इंटू बी, राइट। ये आ गया हमारे पास, ये इक्वेशन आई है i की टर्म्स में, i की जो इक्वेशन आई है इंटरेस्ट रेट की इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है। अब हमें यहाँ से इसी इक्वेशन को हमने थोड़ा सा एक्सपैंड किया, कुछ भी नहीं किया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, स्लोप निकालनी है हमें, ठीक है। जब भी हम किसी फंक्शन की स्लोप निकालते हैं तो उस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू इस वाले कॉम्पोनेंट के डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आई है, इसे इन टर्म्स विद रिस्पेक्ट टू इनकम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, स्लोप मिल जाएगा, दैट इज चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। यही होती है ना हमारे पास स्लोप, दैट चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, दैट इज चेंज इन इंटरेस्ट रेट ड्यू टू चेंज इन इनकम लेवल। तो यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे दैट डी अपॉन में dy, राइट। डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, विद रिस्पेक्ट टू इनकम हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यहाँ पे इनकम है नहीं तो ये जीरो बन गया, ठीक है। यहाँ पर इनकम है, इनकम का डिफरेंशिएशन करेंगे 1 आएगा, और बाकी बचेगा नेगेटिव ऑफ 1 अपॉन में अल्फा जी इंटू बी, राइट। तो डी अपॉन डी वाई दैट इज द स्लोप ऑफ द आईएस कर्व, हमारे पास क्या आ गया, नेगेटिव ऑफ 1 अपॉन में अल्फा जी इंटू बी, राइट। दिस इज नोन एज द स्लोप ऑफ द आईएस कर्व, राइट। तो यहां पर हमारे पास स्लोप आ गया, स्लोप क्या होता है, 1 अपॉन में अल्फा जी इंटू बी, ये हमारे पास स्लोप आ गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास इस आईएस कर्व की इक्वेशन को यानी कि स्लोप को इंपैक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं। जब हमारे पास स्लोप ये आई है, स्लोप के अंदर सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं, पहला है अल्फा जी और दूसरा है बी, दैट इज रिस्पॉन्सिवनेस, चेंज इन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो अल्फा जी और बी सिर्फ 2 ही कॉम्पोनेंट होंगे जो कि हमारी आईएस कर्व की स्लोप को इंपैक्ट करेंगे, राइट। तो यहाँ पर हम वो दोनों कॉम्पोनेंट्स जो हैं वो किस तरीके से इंपैक्ट कर सकते हैं हमारे आईएस कर्व को, ये हम डिस्कस कर लेते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्लोप ऑफ द आईएस कर्व, ठीक है, यानी कि आईएस कर्व की स्लोप को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, राइट।
हमारे पास IS कर्व क्या है, दैट IS इज इक्वल टू अल्फा G इनटू में A बार माइनस BI। ठीक है, कर्व किस तरीके से बनता है, ये इनकम है, ये इंटरेस्ट रेट है, ये नेगेटिवली स्लोप्ड IS कर्व है, राइट। अब नेक्स्ट आता है स्लोप। स्लोप हमने अभी डिराइव किया, स्लोप क्या है हमारे पास, दैट इज नेगेटिव ऑफ 1 अपॉन में अल्फा G इनटू में B, राइट। अब देखो स्लोप के अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स आए हैं, एक अल्फा G यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर मल्टीप्लायर और दूसरा है B, दैट इज द रिस्पॉन्सिवनेस चेंज इन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट, राइट। अब ये दोनों फैक्टर्स हमारे इस IS कर्व की स्लोप को इंपैक्ट करेंगे, राइट। अब सबसे पहले हम B की बात कर लेते हैं। अगर हमारे पास B है, सपोज करो B है, अब B की वैल्यू या तो ज्यादा होगी या फिर कम होगी। सपोज B की वैल्यू 0.2 भी हो सकती है, B की वैल्यू 0.9 भी हो सकती है, राइट। या तो B की वैल्यू मोर होगी, ज्यादा होगी, या फिर लेस होगी यानी कि कम होगी। जब हमारे पास B की वैल्यू ज्यादा होगी, जब B की वैल्यू ज्यादा होगी, डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो ओवरऑल वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी, राइट। तो इस केस में IS कर्व की स्लोप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, दैट इज स्लोप क्या होगी, लेस होगी, ठीक है। जब B की वैल्यू ज्यादा होगी तो स्लोप कैसी होगी, कम होगी। अगर IS कर्व की स्लोप कम है इसका मतलब IS कर्व क्या रहेगा, फ्लैटर रहेगा, दैट इज IS कर्व कैसा रहेगा, फ्लैटर रहेगा, राइट। अब दूसरा केस लेते हैं, अगर B की वैल्यू कम है, जब डिनोमिनेटर वाली वैल्यू घट जाए यानी कि कम वैल्यू हो जाए, उस केस में ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज कर जाती है, राइट। तो अगर हमारी B की वैल्यू कम होगी तो इस पूरे के पूरे स्लोप की वैल्यू ज्यादा होगी, यानी कि स्लोप कैसा रहेगा, ज्यादा रहेगा, मोर रहेगा। अगर स्लोप ज्यादा रहेगा तो IS कर्व कैसा होगा, स्टीप होगा, राइट। यहां पर IS कर्व कैसा होगा, स्टीप होगा। अब यहां पर फ्लैट के केस में समथिंग IS कर्व इस तरीके से बनेगा, राइट, और स्टीप के केस में समथिंग इस तरीके से बनेगा। अब फ्लैट में और स्टीप में थोड़ा डिफरेंस समझ आ रहा है। अगर हम दोनों को एक साथ बनाकर देखें इस तरीके से, तो ये वाला हो गया हमारे पास फ्लैट वाला और ये वाला हो गया स्टीप वाला, राइट। ये भी हमारे पास IS है और ये भी IS है, ठीक है। ये हमारे पास फ्लैट वाला है, ये स्टीप वाला है। अब फ्लैट वाले में और स्टीप वाले में डिफरेंस क्या है बच्चों, देखो। अब जब फ्लैट का मतलब है कि अगर हमारा इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो इन्वेस्टमेंट बढ़ी, इन्वेस्टमेंट बढ़ी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ी, और एग्रीगेट डिमांड बढ़ी तो आउटपुट लेवल बढ़ा। लेकिन जब हमारा IS कर्व फ्लैट होगा यानी कि जब हमारी B की वैल्यू ज्यादा होगी, उस केस में हमारे जो IS कर्व इंटरेस्ट रेट में चेंज होने के कारण इनकम में चेंज आएगा वो ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू लेस B की वैल्यू से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इनकम का जो चेंज आएगा वो ज्यादा आएगा। अगर दूसरा वाला केस देखें जब हमारे पास IS कर्व जो है वो स्टीप है, तो उस केस में हमारा इंटरेस्ट रेट यहाँ से यहाँ आ गया, बट इनकम में सिर्फ इतना ही चेंज आया, ठीक है। ये इंटरेस्ट रेट था, ये इंटरेस्ट रेट था, इंटरेस्ट रेट डिक्रीज करा तो इनकम इतनी बढ़ गई है। ये इंटरेस्ट रेट था, ये इंटरेस्ट रेट था 1 2 1 2, इंटरेस्ट रेट डिक्रीज करा तो इनकम इतनी बढ़ गई, ठीक है। तो इसका मतलब जब हमारा IS कर्व की स्लोप यानी कि B की वैल्यू जब हमारे पास कैसी होती है, ज्यादा होती है, तब IS की स्लोप कम होती है। अब जब IS की स्लोप कम होगी तो जो IS होगा वो फ्लैटर होगा, और जब फ्लैटर होगा तो चेंज इन इनकम ज्यादा आएगा, राइट। और सेम उल्टा वाला केस है, जब B की वैल्यू कम होगी तो स्लोप ज्यादा आएगी, जब स्लोप ज्यादा आएगी तो IS स्टीप बनेगा, स्टीप बनने के कारण चेंज इन इनकम कम आएगा, राइट। ये दोनों समझ आ गए। अब नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास इस तरीके से G, ठीक है, दैट इज अल्फा G। अब अल्फा G क्या होता है हमारे पास, दैट इज गवर्नमेंट सेक्टर मल्टीप्लायर, ठीक है। अब इसकी भी दो केसेस हो सकते हैं। इसके दो केसेस कौन कौन से होंगे, एक होगा मोर यानी कि इसकी वैल्यू समथिंग अराउंड 0.5 से ऊपर हो, लाइक 0.67 0.8 0.9, ठीक है, इस तरीके से हो, या फिर इसकी वैल्यू
कम हो यानी कि लेस हो या समथिंग लाइक 0.1 0.2 इस तरीके से हो, ठीक है। जब हमारे पास इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, इसकी वैल्यू ज्यादा होने का मतलब क्या है, इसकी वैल्यू ज्यादा है तो ओवरऑल स्लोप कम आएगा। क्या आएगा, स्लोप क्या आएगा, लेस आएगा, राइट। जब इसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो स्लोप कम आएगा, जो सब स्लोप कम आएगा तो आईएस जो है वो फ्लैटर बनेगा, राइट। जब इसकी स्लोप ये इसकी अल्फा जी की वैल्यू कम होगी, जब अल्फा जी की वैल्यू कम होगी तो स्लोप ज्यादा आएगा, दैट इज मोर आएगा, ठीक है। मोर आने का मतलब क्या है, स्लोप के मोर आने का मतलब है आईएस कर्व स्टीपर बनेगा, राइट, स्टीपर बनेगा। जब हमारे पास आईएस कर्व स्टीपर बनेगा, यहाँ पे फ्लैट है तब समथिंग दिस लाइक दिस और ये स्टीपर है लाइक दिस। फ्लैटर केस में क्या होगा, जब इंटरेस्ट रेट चेंज होगा तो चेंज इन इनकम ज्यादा आएगा, लेकिन यहाँ पर स्टीपर वाले केस के अंदर जब इंटरेस्ट रेट चेंज होगा तो चेंज इन इनकम कम आएगा, राइट। ये था हमारा फैक्टर फैक्टिंग द स्लोप ऑफ द आईएस कर्व। तो यहाँ पर हमारे पास आईएस कर्व की इक्वेशन हो गई, उसकी डेरिवेशन हो गई, नेक्स्ट हमारे पास उसकी स्लोप हो गई, उसकी स्लोप को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हो गए। अब लास्ट टॉपिक हमारे पास रहता है दैट इज शिफ्टिंग इन द आईएस कर्व, ठीक है। आईएस कर्व के अंदर शिफ्टिंग किस तरीके से होगी बच्चों, जब आईएस कर्व के अंदर शिफ्टिंग होती है ना तो इंटरेस्ट रेट को छोड़कर अदर किसी भी फैक्टर में चेंज होने के कारण क्या होता है, आईएस कर्व शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। अब वो अदर फैक्टर्स कौन से रहेंगे, वो रहेंगे ऑटोनोमस कंपोनेंट्स, राइट। अब ऑटोनोमस कंपोनेंट्स कौन कौन से होते थे, दैट इज ए बार। ए बार के अंदर कितने कंपोनेंट्स आते थे, सी बार आता था, आई बार आता था, ऑटोनोमस लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट आता था, कंजप्शन आता था, ट्रांसफर पेमेंट आती थी, ठीक है, और लमसम टैक्सेस आते थे हमारे, और एक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये सारे के सारे हमारे ऑटोनोमस कंपोनेंट्स होते थे। जब भी इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड जो चेंज होती है, एग्रीगेट डिमांड हमारी बढ़ती है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ने के कारण आउटपुट बढ़ेगा, तो वो आउटपुट जो है वो इन सारे कंपोनेंट में चेंज होने के कारण बढ़ेगा, तो हमारा आईएस कर्व क्या करेगा, शिफ्ट करेगा, ना कि मूव करेगा, ठीक है। अब मूवमेंट और शिफ्टिंग में डिफरेंस समझ आया कि जो मूवमेंट होती है ये हमारा इनकम लेवल है, ये इंटरेस्ट रेट है, ये आईएस कर्व है, ठीक है। मूवमेंट तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर होती है और किसके कारण होती है, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट रेट के चेंज होने के कारण होती है, राइट। तो मूवमेंट इस पॉइंट पर थे हम, पॉइंट ए पर। जब हमारा इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट यहाँ आ गया, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आ गया, इंटरेस्ट रेट डिक्रीज कर गया हमारा, तो हम मूव कर गए उसी आईएस कर्व के ऊपर, ए पॉइंट से बी पॉइंट के ऊपर, और इंटरेस्ट इनकम लेवल हमारा बढ़ गया, ठीक है। इसे हम कहते हैं मूवमेंट। लेकिन शिफ्टिंग क्या होती है, शिफ्ट जब हम एक कर्व से दूसरे कर्व पर शिफ्ट हो जाते हैं लेकिन हमारा इंटरेस्ट रेट कांस्टेंट रहता है, ठीक है। मूवमेंट के लिए इंटरेस्ट रेट चेंज होता है, मूवमेंट किसके कारण होती है, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट रेट में चेंज होने के कारण। लेकिन शिफ्टिंग किस कारण होती है, सिर्फ और सिर्फ ऑटोनोमस कंपोनेंट्स में चेंज होने के कारण। अब वो ऑटोनोमस कंपोनेंट कोई भी हो सकता है, कंजप्शन हो सकता है, इन्वेस्टमेंट हो सकता है, ट्रांसफर पेमेंट हो सकती है, लमसम टैक्सेस हो सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो सकता है, राइट। तो शिफ्टिंग किस तरीके से होगी, यहाँ पे शिफ्टिंग को हम देख लेते हैं। ये हमारी एग्रीगेट सप्लाई, ये एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। ये इक्वालिटी लेवल हो गया, दैट इज एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, राइट। अब ये हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व हो गया, दैट AD1, ठीक है। अब AD1 था, यहाँ नीचे क्या बनेगा, आईएस कर्व बनेगा, यहाँ पे इनकम लेवल आएगा और यहाँ पर इंटरेस्ट लेवल आएगा, ठीक है। अब इंटरेस्ट इस वाले, जब हमारे पास ये इनकम लेवल था और ये हमारे पास A बार माइनस BI, राइट, ये हमारे पास ये पॉइंट था, राइट। इस वाले पॉइंट के ऊपर हमारी इनकम Y1 आ गई, ठीक है। इस पॉइंट को नीचे एक्सटेंड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास Y1, राइट। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं हुआ, इंटरेस्ट रेट कांस्टेंट है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट में कोई चेंज नहीं आया, इंटरेस्ट रेट हमारा बिल्कुल कांस्टेंट है। इंटरेस्ट रेट में चेंज नहीं होगा तो किस चीज में होगा, किसी ऑटोनोमस कंपोनेंट में होगा, और ऑटोनोमस कंपोनेंट में होने के कारण हमारा आईएस कर्व शिफ्ट करेगा।
राइट। अगर ऑटोनोमस कंपोनेंट कोई हम ले लेते हैं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं, चलो अगर इन्वेस्टमेंट चेंज होंगी, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर गई हमारी, दैट चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ये था इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करी तो ये वाला कंपोनेंट क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा, तो एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट करेगी, तो ये आ जाएगा हमारे पास एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट करके यहाँ हो गई AD2। अब ये जो पॉइंट आएगा ये A/2 आएगा, ठीक है, लेकिन BI सेम रहेगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। ये A/1 था, ये A/2 है, ऑटोनोमस कंपोनेंट में चेंज हुआ है ना, तो अगर इन्वेस्टमेंट में चेंज आएगा तो हमारा A भी चेंज हो जाएगा, A चेंज होगा तो एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट कर जाएगी ऊपर की साइड, ठीक है। तो अब हमारा ये जो क्या कर गया, आउटपुट लेवल Y2 बन गया, ठीक है। ये E1 था, ये E2 इक्विलिब्रियम था, और यहाँ पे Y2 आ गया, दैट इज Y2, राइट। ये आ गया हमारे पास। अब इकोनॉमी के अंदर इंटरेस्ट रेट तो सेम था, तो इंटरेस्ट रेट कर दिया हमने कांस्टेंट, दैट इज I*, ठीक है, ये तो कांस्टेंट था। अब हमें दो पॉइंट मिले, इस वाले इक्विलिब्रियम पर E1 के ऊपर हमारे पास ये पॉइंट मिला, दैट इज पॉइंट A, E2 इक्विलिब्रियम के ऊपर ये वाला पॉइंट मिला, दैट इज पॉइंट B, ठीक है। अब इंटरेस्ट रेट सेम है, इस पॉइंट के लिए यहां से एक IS शिफ्ट बनेगा, और इसी इंटरेस्ट रेट पर इस वाले पॉइंट के लिए यहां से एक IS बनेगा, राइट। तो ये क्या कर गया, IS में शिफ्टिंग हो गई, राइट। ये IS1 बना, ये IS2 बना, राइट। अब IS में शिफ्टिंग होने के कारण हमारी इनकम कितनी चेंज हुई, दैट इज Y1 टू Y2, राइट। दिस इज द टोटल चेंज इन आवर इनकम। ये हमारा चेंज आ गया इनकम में शिफ्टिंग के कारण, ठीक है। तो अब दोनों में डिफरेंस समझ आया, मूवमेंट क्या होती है और शिफ्टिंग क्या होती है। मूवमेंट होगी सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट रेट में चेंज होने के कारण, और शिफ्टिंग होगी किसी इंटरेस्ट रेट को छोड़कर किसी भी अदर कंपोनेंट में चेंज होने के कारण क्या करेगा, हमारा IS कर्व शिफ्ट कर जाएगा। ये तो हो गया हमारे पास ड्रामेटिकली। अब हम देखते हैं इक्वेशनली किस तरीके से काम करता है, कि जो चेंज आया है इनकम में, वो इनकम में चेंज कितना आया है, ये हम कैसे पता लगाएंगे, तो हमें इक्वेशन से ही पता चलेगा, ठीक है। तो चलो हम इसे इक्वेशंस के ऊपर लेकर चलते हैं। तो चलो अब इक्वेशनली देख लेते हैं कि हमारा जो इनकम लेवल है वो कितना चेंज हुआ, क्योंकि डायग्राम से हम सिर्फ इतना बता सकते हैं कि इनकम चेंज हुई है, लेकिन इनकम कितनी चेंज हुई है ये हम किससे बताएंगे, इक्वेशन से ही पता चलेगा हमें, ठीक है। तो इक्वेशनली इसको लेकर चलते हैं। अब हमारे पास जो y की इक्वेशन हुआ करती थी, y इज इक्वल टू c प्लस आई प्लस जी बार, ये होती थी, ठीक है। सॉरी, AD इज इक्वल टू, तो AD के बाद हमारे पास ये AD आता था। अब AD, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते थे, अब इसकी भी एक अलग वैल्यू है, इसकी भी एक अलग वैल्यू है, इसको एक्सपांड करके लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करते थे हमारे पास, तो AD इज इक्वल टू इनकम लेवल आता था, तो वहां से y की वैल्यू हमारे पास निकल कर आती थी, y इज इक्वल टू A बार प्लस MPC टाइम्स ऑफ इनकम, ठीक है, माइनस MPC टाइम्स ऑफ TY, यही आती थी, और एक चीज और आती थी माइनस BI, राइट। ये वैल्यू हमारे पास आई थी, और जब ये वीडियो में स्टार्ट करी थी तब हमने डिराइव किया था IS कर्व को, तब भी ये इक्वेशन हमारे पास आई थी, ठीक है। अब इस इक्वेशन में हम इन सारे के सारे जो y1 की वैल्यूज आई है ना, हमें इनको ना इनकम लेवल 1 दे देते हैं, ठीक है। तो दिस इज द y1, दिस इज y1, दिस इज y1, राइट। अब हमारे पास ये इस वाली इक्वेशन के अंदर जो इनकम का लेवल था वो क्या था, y1 था। अब हमें इनकम के अंदर चेंज करना है, और वो इनकम का चेंज किस वजह से आया है, IS कर्व में शिफ्ट होने के कारण आया है। IS कर्व में शिफ्ट किस वजह से होता है, ऑटोनोमस कंपोनेंट में चेंज होने के कारण। अब वो ऑटोनोमस कंपोनेंट कुछ भी हो सकता है हमारे पास, दैट A बार, यहाँ पर कंजप्शन हो सकती है, इन्वेस्टमेंट हो सकती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो सकता है। सपोज करो कि यहाँ पर हमने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ले लिया, दैट इज चेंज इन G, ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ले ले रहे। अगर हमने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हम लेंगे तो हमारा जो इनकम था वो भी चेंज हो जाएगा, तो इनकम क्या आएगी हमारे पास, Y2 आएगी, ठीक है। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर चेंज हुआ था, जिसकी वजह से हमारा ऑटोनोमस कंपोनेंट भी चेंज हो जाएगा। पहले ये 1 था, अब ये A/2 हो चुका है, ठीक है, ये ऑटोनोमस कंपोनेंट ये हो चुका है। अब प्लस MPC टाइम्स ऑफ Y2 माइनस MPC टाइम्स ऑफ T टाइम्स ऑफ Y2, राइट, माइनस BI, ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है।
ये चीजें आ गई हमारे पास। ये इक्वेशन नंबर 1 थी, ये इक्वेशन नंबर 2 थी। ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम जब हमारे पास कोई चेंज नहीं हुआ था, यानी कि ऑटोनोमस कंपोनेंट चेंज नहीं हुआ था, तब वाली थी। ये जब हमारा ऑटोनोमस कंपोनेंट यानी कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर गया तब वाली थी, राइट। अब इक्वेशन नंबर 2 में से हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास आएगा दैट इज y2 माइनस y1 इज इक्वल टू ये वाली इक्वेशन a बार 2 प्लस MPC y2 माइनस MPC टैक्स रेट y2 माइनस BI, राइट। इस वाली इक्वेशन को माइनस करना है, तो ये आ गया हमारे पास माइनस ऑफ दैट इज a बार 1, ये a बार 2 था, a बार 1 प्लस MPC टाइम्स ऑफ y1 माइनस MPC टाइम्स ऑफ टैक्स रेट इनटू y1 माइनस करना है ये सारी की सारी वैल्यूज माइनस ऑफ BI, ठीक है। ये आ गया। अब ये वाली सारी हमने माइनस करी है, तो ये जब ब्रैकेट ओपन होगा सारे साइन चेंज हो जाएंगे। करके देखते हैं, दैट इज a बार 2 प्लस MPC टाइम्स ऑफ y2 माइनस MPC टाइम्स ऑफ टैक्स रेट इनटू y2 माइनस BI माइनस a बार 2 सॉरी 1 a बार 1 माइनस MPC टाइम्स ऑफ y1 प्लस MPC टाइम्स ऑफ टैक्स रेट इनटू y1 प्लस BI, ठीक है। अब देखो यहाँ पर BI माइनस का है प्लस का है, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये तो आ गया हमारे पास y2 माइनस y1 चेंज इन इनकम, दैट इज जैसे हम चेंज इन y लिख सकते हैं, चेंज इन इनकम ही तो आया है क्योंकि दूसरी इनकम में से पहली इनकम को माइनस कर दिया हमने, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास चेंज इन इनकम, राइट। अब हमारे पास ये A2 है, ये A1 है, ये आ जाएगा हमारे पास चेंज इन A बार, ठीक है। पहले वाले ऑटोनोमस कंपोनेंट में से दूसरे वाले में से पहले वाले को माइनस कर दिया, तो चेंज इन ऑटोनोमस कंपोनेंट आ गया, राइट। अब प्लस यहां से हमने क्या करा, MPC को कॉमन ले लिया इस वाली टर्म में से और इस वाली टर्म में से, ठीक है। अगर प्लस MPC हमने ले लिया तो अंदर बच गया y2 माइनस y1, राइट। अब नेक्स्ट बच गई हमारे पास दो टर्म्स, एक ये वाली टर्म और एक ये वाली टर्म, ठीक है। इस वाली टर्म में इस वाली टर्म्स में से हमने क्या किया, टैक्स रेट और MPC को बाहर ले लिया, ठीक है। जब और नेगेटिव साइन को भी बाहर ले लिया तो हमारे पास नेगेटिव ऑफ MPC इनटू टैक्स रेट तो बाहर आ गया, अंदर बच गया y2 प्लस का माइनस एक बाहर आ गया माइनस y1, ठीक है। ये बच गया हमारे पास, बाकी सब कुछ जो बचा था वो कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पर चेंज इन इनकम तो था ही हमारे पास, राइट। अब इसको ऊपर लेकर चलते हैं। हमारे पास ये आता है चेंज इन इनकम इज इक्वल टू दैट चेंज इन ऑटोनोमस कंपोनेंट प्लस MPC टाइम्स ऑफ चेंज इन इनकम, y2 माइनस y1 चेंज इन इनकम आ गया, माइनस MPC टाइम्स इनटू टैक्स रेट इनटू चेंज इन इनकम, ठीक है। अब चेंज इन इनकम वाले जितने भी कंपोनेंट्स हैं इनको सेपरेट कर लें, तो चेंज इन इनकम माइनस MPC टाइम्स ऑफ चेंज इन इनकम प्लस MPC टाइम्स ऑफ टैक्स रेट इनटू चेंज इन इनकम, राइट। यहां हमारे पास बचेगा सिर्फ और सिर्फ चेंज इन ऑटोनोमस कंपोनेंट, ठीक है। यहाँ पे A बार में जो चेंज आया था, अब यहां से चेंज इन इनकम को बाहर निकाल लें, चेंज इन इनकम बाहर आ गया, तो अंदर बच गया हमारे पास ये बचा 1, ये बचा माइनस MPC, ये बचा प्लस MPC इनटू टैक्स रेट, ठीक है। ये बचा हमारे पास चेंज इन A बार, राइट। अब चेंज इन y तो ये है, चेंज इन A बार ये है। अब इस वाली टर्म्स को उधर लेके चले जाएं, तो चेंज इन इनकम इज इक्वल टू दैट इज चेंज इन A बार अपॉन में 1 माइनस MPC प्लस MPC इनटू टैक्स रेट, ठीक है। अब ये जो वैल्यू होती है अल्फा जी क्या होता है हमारे पास, दैट इज 1 अपॉन में 1 माइनस MPC प्लस में MPC इनटू टैक्स रेट। अल्फा जी गवर्नमेंट सेक्टर मल्टीप्लायर होता है, तो ये 1 ये वाली जो टर्म होगी हमारे पास ये गवर्नमेंट सेक्टर मल्टीप्लायर बन जाएगी, तो चेंज इन y इज इक्वल टू द गवर्नमेंट सेक्टर मल्टीप्लायर
इनटू चेंज इन ए बार। ठीक है, तो हमारे पास अगर हम इसको इधर लेकर आ जाएं तो ये बचेगा हमारे पास, इस वाले टर्म को इधर ले आए, दैट चेंज इन y अपॉन में चेंज इन a बार इज इक्वल टू अल्फा जी। ठीक है, द चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन ऑटोनोमस कंपोनेंट इज इक्वल टू द गवर्नमेंट सेक्टर मल्टीप्लायर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो हमारे पास चेंज इन इनकम कितनी आएगी, द अल्फा जी इनटू में चेंज इन a बार। राइट, तो हमारे पास जो IS में शिफ्ट होने के कारण, ये हमारा IS बना था, ये हमारा IS कर्व बना था, ये IS2 बना था, IS1 IS2। ठीक है, ये हमारा इनकम लेवल चेंज हुआ था यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा Y1 था, ये Y2 था। ठीक है, तो ये जो इनकम में चेंज आया था, दैट इज, अब वो किसी भी फैक्टर से आया हो, या तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट में होने के कारण आया हो, या फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर चेंज होने के कारण आया हो। ठीक है, लेकिन आया तो इनकम में चेंज था ना, दैट इज चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन ऑटोनोमस कंपोनेंट। अब चाहे इन्वेस्टमेंट बढ़े या फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़े, कोई सा भी कंपोनेंट चेंज हो, लेकिन चेंज किस में होगा, ऑटोनोमस कंपोनेंट में होगा। तो यहाँ पे हमने ऑटोनोमस कंपोनेंट ले लिया इसलिए। राइट, तो सो दैट द चेंज इन इनकम इज इक्वल टू अल्फा जी इनटू में चेंज इन ए बार। ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे चैनल की आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे।